नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। इंडिया गठबंधन में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार गुट ने करनाल लोकसभा सीट पर दावा पेश कर दिया है। ये दावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मराठा वीरेंद्र वर्मा ने किया है। इस दावे को मजबूत करने का काम आईएनएलडी यानी इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने किया है, जिससे करनाल सीट कांग्रेस के गले की फांस बन गई है। वहीं आपको इसी के साथ ही बता दें कि अभय चौटाला के मुताबिक एनसीपी यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और मराठा को अगर टिकट मिलता है तो इनेलो करनाल से अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। साथ ही साथ पार्टी हरियाणा की 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। दावा किया जा रहा है कि अगर मराठा की अनदेखी होती है तो वो आईएनएलडी यानी इनेलो में शामिल हो सकते हैं और इसी के साथ ही अभय चौटाला उनको करनाल लोकसभा सीट से उतार भी सकते हैं। वहीं चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा देश का प्रजातंत्र और बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने में लगी है, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को खत्म करने का काम करने में लगी है और साथ ही इस चुनाव के बीच में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि वे लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सके। वहीं इस चुनाव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार कर लिया आम आदमी पार्टी का कहना है ताकि वे लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सके। इस चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए और आज तक ऐसा हिंदुस्तान में नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र के चुनाव में इंडिया गठबंधन के सामने भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी और इसको लेकर लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। वहीं कुरुक्षेत्र के चुनाव में इंडिया गठबंधन के सामने भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। जनता और इंडिया गठबंधन साथ मिलकर बीजेपी को हराने का काम करेगा। और ओपी शर्मा संवाददाता हमारे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, एक तो विपक्षियों ने अभी तक गठबंधन तो दूर की बात है लेकिन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अभी साफ तौर पर नहीं किया था। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी करनाल लोकसभा सीट से अपना दावा पेश कर रही है, तो आपके पास इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जैसे अगर हम करनाल लोकसभा सीट की बात नहीं तो करनाल लोकसभा सीट पर जो है मराठा समुदाय के करीबन जो है 1.5 लाख के आसपास जो वोट बताया जाता है। आपको मैं बता दूं कि ये वही मराठा समाज के पानीपत की पिछली लड़ाई में जो है वो अब जो है वो हार गए थे और इसके बाद वापिस नहीं गए थे, तो ये आसपास के इलाकों में जो है बस गए थे। कुरुक्षेत्र, हरियाणा की कुरुक्षेत्र और करनाल लोकसभा सीट की बात करें तो इनकी तादाद जो है काफी अच्छी वोटर्स की 1 से 1.5 लाख के बीच में दोनों विधानसभाओं के ऊपर इनकी हर सीट के ऊपर है और इसी के नजरिए से कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करने को लेकर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष शरद पवार है की तरफ से ये एक गेम चला गया। इससे पहले भी जो है शरद पवार की तरफ से जो है करनाल में करीबन 1.5 साल या 2 साल पहले एक रैली करने की बात की गई थी, लेकिन वो रैली आयोजित नहीं हो पाई थी। और वीरेंद्र मराठा की अगर हम बात करें, जिसको वो प्रत्याशी बनाने की बात करें, तो वो एक हरियाणा के पब्लिक सर्वेंट यानी कि एक HCS स्तर के एक उच्च अधिकारी हो चुके हैं और वो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और लेकिन अभी तक उनको जो है वो जीत नसीब नहीं हुई है। लेकिन इस बार अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में करनाल से सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उतारा है। तो ऐसे में जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं वो एक तरह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक हमला करने की पोजीशन में है। अगर लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके से विपक्ष अगर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हराने में कामयाब रहता है तो उनके लिए एक बड़ी जो है वो कामयाबी अगले जो है हरियाणा विधानसभा के चुनाव जो सितंबर अक्टूबर के आसपास होने हैं उनके लेकर मिलेगी। इसी के चलते जो हर राजनीतिक पार्टी है वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार या बीजेपी के प्रत्याशी उनके ऊपर हमलावर है, उनके लिए कहीं ना कहीं
जो मतलब एक उनके जो समीकरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रधान महासचिव और एकमात्र विधायक रतन चौटाला ने उन्होंने तो कहते हैं मतलब समर्थन देने का ऐलान भी किया। इससे पहले भी वो ये कह चुके हैं कि अगर सभी राजनीतिक पार्टियां किसी निष्पक्ष प्रत्याशी को जो है अगर चुनाव में उतारती हैं तो वो उसका जो है समर्थन करेंगे। बहरहाल अगर वीरेंद्र मराठा की बात करें तो वो बसपा से भी जो टिकट लड़ चुके हैं निर्दलीय भी, वो चुनाव लोकसभा या विधानसभा का चुनाव भी वो लड़ते रहे लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस बार क्या बदले समीकरण में जिस तरीके से इनेलो सामने आई है, अभी इंतजार हमें कांग्रेस का और जननायक जनता पार्टी का भी करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में शरद पवार जरूर है लेकिन हरियाणा के अंदर जो अगर हम नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी की माने तो उसका जो है हरियाणा के अंदर कोई आधार दिखाई नहीं देता। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 6 कांग्रेस से आए बड़े नेताओं को टिकट दिए, तो ऐसे में अगर विपक्ष आपकी बात को हम समझ पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और स्पष्ट जानकारी ले लेते हैं। एक और संवाददाता हमारे रमेश ढाका हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर इनेलो के साथ मिलकर लड़ती है तो इंडिया गठबंधन के लिए कैसे मुसीबतें खड़ी होंगी? बिल्कुल ठीक कहा जो कि आपने, जिस तरीके से जो है अगर देखा जाए तो अगर ये साथ मिलकर अगर लड़ती है तो कहीं ना कहीं बड़ी एक समस्या जो है खड़ी हो सकती है। इसका एक ताजा मैं बात रखना चाहूंगा। फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो साफ देखा जा रहा है लगातार इन दिनों के अंदर जो है, जैसे ही आम आदमी पार्टी छोड़ के जो है अशोक तंवर जो है बीजेपी के अंदर शामिल हुए और शामिल होते ही जैसे गांव के दौरे किए, तो हर गांव की बात करूंगा मैं, रतिया हल्के की और टोहाना हल्के की बात करूं तो लगातार किसान जो है उनको काले झंडे दिखा रहे हैं, लगातार विरोध जारी है उनका। तो कहीं ना कहीं एक इस चीज के अंदर देखा जाए तो बहुत एक बड़ा फर्क पड़ेगा। और अभी जो है ताजा ही हालात की अगर बात करूंगा तो बीजेपी सरकार के द्वारा जो किसानों को जो रोकने की कोशिश की गई, जहां फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पंजाब के और ये बॉर्डर जो सील किए गए थे, जहां पर रोडों पे कीलें गाड़ी गई थी, उसका जो है किसानों के अंदर पूरा गुस्सा है। और उसी को लेकर के उन्होंने कहा था कि चुनाव नजदीक का समय आने दो हम बताएंगे। लेकिन उसी का जो रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है कि अशोक तंवर जो है तुरंत ही आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए और सिरसा लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो इस सीट के ऊपर जो है वो कैंडिडेट के रूप में मैदान में आ चुके हैं। लेकिन विरोध इतना भयानक हो रहा है जिसको लेकर के किसान अपना पूरा गुस्सा भी निकाल रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं बड़ी आफत एक बनती लगातार जा रही है। जैसे कहते हैं ना, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, वो हालात कहीं ना कहीं अशोक तंवर जी के वो बनते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी के अंदर जैसे लगातार वो चले आ रहे थे, उससे पहले कांग्रेस में थे, तो कहीं ना कहीं एक ताजा तुरंत जो उन्होंने जैसे बदला और एक बड़ी संकट यहाँ पर बन चुका है। तो लोकसभा की इसकी सिरसा की सीट की बात करूं तो अभी तक अन्य जो है जैसे इनेलो है चाहे कांग्रेस है, इन्होंने अपने बेशक कैंडिडेट ना उतारे हों, लेकिन मौके की अगर बात की जाए तो हालात बीजेपी के यहाँ पर खराब नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर के अब की बार जो है किसानों के अंदर बड़ा एक गुस्सा है, क्योंकि पहले जो आंदोलन चला तो उसके बाद ताजा ये घटना जो है हुई है, जहां पर बैरिकेड लगाए गए, मेन रोडों के ऊपर सारी जगह जो है बैरिकेटिंग की गई। तो हालात कहीं ना कहीं जो पीछे गुजरे थे उसी का बदला किसान लेते नजर आ रहे हैं। जी जो और इसका परिणाम जो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। रमेश, फिलहाल आप बने रहिए और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र गहलावत जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, चुनाव नजदीक है, ऐसे में जुबानी हमले तेज तो हो ही रहे हैं, लेकिन एक जो सवाल चारों तरफ से सभी उठा रहे हैं, सभी विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात कर ले हम, चाहे इनेलो की बात कर ले, अब तो जेजेपी भी उस लाइन में शामिल हो गई है जो ये कह रही है कि जो जांच एजेंसी है उसका गलत प्रयोग हो रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता कहें या फिर जो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सुशील गुप्ता जी, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई बीजेपी चाहती नहीं कि उनके खिलाफ कोई लड़े, वो पहले ही उसको साइड कर देना चाहती है जांच एजेंसियों की बलबूते। देखिए ज्योति जी, ये जो लोग इस बात का सवाल उठाते हैं, वो पार्टी के नेता अपने लोगों को ये क्यों नहीं कहते कि वो घोटाले ना करें, वो चोरी ना करें। देखिए, ये तो है नहीं कि बगैर किसी को चोरी किए हम पकड़ रहे हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का काम है। मैं तो दिल्ली में केजरीवाल की बात करता हूँ। सबसे पहले अजय माकन जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इसकी घोटाले की पोल खोली थी और उन्होंने ही मांग की थी कि केजरीवाल को अंदर करो, ये बहुत भ्रष्ट लोग हैं, और किस तरह से ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल करके राजनीति में आए थे। तो ये उन्होंने मांग की है। आज चोर चोर सारे भाई इकट्ठे हो गए। जो आदमी कल को मांग कर रहा था भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल कांग्रेसियों के खिलाफ आवाज उठा रहा था। आपको ध्यान होगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा था
कि ये सीबीआई, ईडी और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, इनका क्या काम है, इनको क्यों तनख्वाह देते हो, इनको बंद कर देना चाहिए। अगर ये सोनिया को और राहुल को और कांग्रेस के लोगों को, शीला दीक्षित को अगर गिरफ्तार नहीं कर सकती तो इनको बंद कर देना चाहिए। आज ये लोग चोर चोर सारे मौसेरे भाई इकट्ठे हो गए, इनके पास और तो कोई एजेंडा है नहीं। देखिए, ये तो हो नहीं सकता कि ये लोग घोटाले करें, चोरी करें और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इनको छोड़ दें। हमारी तो बीजेपी की सरकार ना किसी को पकड़वाती है ना किसी को बचाती है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम करती है, उनको जब सबूत मिलते हैं। देखिए, ये कहते हैं ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। अगर ईडी का दुरुपयोग हो रहा है तो जब ये न्यायालय में केस जाता है तो इनको जमानत क्यों नहीं मिलती? उनके पास अगर सबूत नहीं होंगे तो जमानत मिल जाएगी। न्यायालय तो देखिए निष्पक्ष है, उस पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। जो लोग 2-2 साल से, 1.5 साल से जिनको जमानत नहीं मिल रही, वो किस मुंह से ये कह सकते हैं कि उसका अधिकार, उसका दुरुपयोग हो रहा है? कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा। और ये लोग जो हैं बौखलाए हुए हैं, और बौखलाया हुआ आदमी कुछ ना कुछ तो कहता है। आज ये सारे इकट्ठे हो गए क्योंकि सबको पता है कि सब ने घोटाले किए हुए हैं, सब ने डाका डाला हुआ है, और जिसने जनता के पैसे को लूटने का काम किया है, डाका डालने का काम किया है, उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। हेलो, पार्टियां हैं जी। भूपेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है। आपने भले ही कहा कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो इस बात को कहते हैं कि अगर ठीक है जांच एजेंसियां निष्पक्ष हैं तो उन लोगों को क्यों टिकट दिया जाता है जो चंद मिनट पहले पार्टी में शामिल होते हैं, फिर उसके बाद से वॉशिंग मशीन, तमाम सारी ऐसी बातें क्यों कही जाती हैं? देखिए, हो सकता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट किया हो और उनको सबूत नहीं मिले हुआ। आरोप लगाना तो दूसरी बात होती है और आरोपित होना दूसरी बात होती है। ये जो गठबंधन है, इसमें तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको सजा हो चुकी और वो भी इस गठबंधन में है। लालू यादव किसके समय में सजा हुई थी, सब लोग जानते हैं, कांग्रेस का राज था। और जब सोनिया और राहुल के खिलाफ जो केस चला था, जिसमें उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की थी, जब भी कोई बीजेपी का राज नहीं था, माननीय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय से इन पर केस चले हुए हैं। और लालू यादव पे भी उसी समय के केस है और उनको तो सजा भी हो चुकी है। आज लोकदल की बात आप कर रहे हो, जो लोग 10 साल की सजा काट के आ गए, 3 साल की सजा आय से अधिक संपत्ति में जिनके नेताओं के खिलाफ हो गई, भैया वो तो कहेंगे, और क्या कहेंगे, उनके पास कहने को तो कुछ है नहीं। वो ये तो कह नहीं सकते कि हमने घोटाले नहीं किए। बने रहिए, तमाम सारे आरोप और जो सवाल आपके हैं उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, केवल ढींगरा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। केवल जी, आपने भूपेंद्र जी को सुना। सवाल मेरा ये है, उन पर बाद में आऊंगी, लेकिन पहले सवाल ये है कि शरद पवार गुट जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपना दावा पेश कर रही है करनाल लोकसभा सीट से, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए तो मुश्किलें बढ़ने वाली है। एक तरफ अभय चौटाला कहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं, मराठा वाला जो फैक्टर है उसको लेकर के कहते हैं कि अगर वो चुनाव लड़ते तो हम नहीं लड़ेंगे। तो इसको कैसे देखा जाए? ढींगरा साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरी आवाज पहुंच पा रही है केवल जी आप तक? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे जोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी, आपके पास आना चाहूंगी। अब करनाल लोकसभा सीट हॉट सीट है। इससे पहले उपचुनाव को लेकर भी वहां पर बवाल हुआ, विपक्षी पार्टियां तमाम सारी अपने बयान कहने लगी, लेकिन अब इस बीच अगर शरद पवार गुट के जो वीरेंद्र वर्मा जी की बात हो रही है, अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो क्या कांग्रेस को वाकई में नुकसान होगा या फिर वोट बैंक कटेगा? बीजेपी को इसका फायदा नुकसान क्या होगा? इस फैक्टर को थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए। चुनाव की बात करें तो ये जो चुनाव अब जो है, अगर हम शरद पवार अपनी पार्टी की तरफ से वीरेंद्र मराठा को टिकट देते हैं तो ये चुनाव कहीं ना कहीं फंसता हुआ जो दिखाई देगा। क्योंकि अगर पिछली बार करनाल लोकसभा सीट की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान विधायक है, मतलब जो पिछली बार जो जीत करती थी, जो भाटिया है, उनको, संजय भाटिया, उनको देश में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीत कहीं ना कहीं इस लोकसभा सीट से 2019 में जो है मिली थी। लेकिन बीच में कुछ ऐसा वक्त आया, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस बार टिकट नहीं दिया
और अगर उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी शायद उनका टिकट नहीं काटती, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा अंतर से करीबन 3.5 लाख से आसपास का अंतर जो है इस जो संजय भाटिया की करनाल सीट है इसके ऊपर था। तो इस बार एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के नेतृत्व में जो बदलाव किया, मुख्यमंत्री नायब सैनी बनाए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उनके पद से हटा दिया और उनको करनाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर करनाल लोकसभा की समीकरणों की बात करें तो करनाल में जो एक ब्राह्मण और पंजाबी वोट एक आमतौर पर निर्णायक माना जाता है, लेकिन जो मराठा वोट बैंक है जिनको हरियाणा के अंदर रोड समाज भी बोला जाता है, तो वो समाज भी करीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में। तो कहीं ना कहीं इस बार अगर वीरेंद्र मराठा जो माफ कीजिएगा जो शरद पवार हैं वो अपनी पार्टी से वीरेंद्र मराठा को टिकट देते हैं तो कहीं ना कहीं मराठाओं को मोबिलाइज करने में, उनके वोटों का जो पोलराइजेशन करने में एक हद तक जो कामयाब होंगे। और शरद पवार की बात करें तो करनाल सीट के ऊपर उनका सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इंटरफेरेंस रहा है। वो वक्त कई बार करनाल पानीपत जो है वो आते भी रहे हैं। तो इस बार अगर मनोहर लाल अपना चुनाव हारते हैं तो एक तो बड़ा मैसेज आएगा कि 9 साल के 9.5 साल के मुख्यमंत्री को। इस पर आगे चर्चा करेंगे, क्या कुछ और फैक्टर्स के हो सकते हैं आगे चर्चा करेंगे, लेकिन केवल ढींगरा प्रवक्ता कांग्रेस समाचार जुड़ चुके हैं। केवल जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? ज्योति जी, ओंकार सिंह बोल रहा हूँ मैं इनेलो का प्रदेश प्रवक्ता। चल ठीक है, आप ही से सवाल, ठीक है ओंकार, आप ही से सवाल ले लेते हैं। एक बड़ी दावेदारी पेश हो रही है करनाल सीट से, लोकसभा सीट से, कि एनसीपी शरद पवार गुट से चुनाव लड़ सकते हैं नवीन वर्मा जी, माफ कीजिएगा वीरेंद्र वर्मा जी। तो वीरेंद्र वर्मा जी अगर चुनाव लड़ते हैं, एक तरफ अभय चौटाला जी कहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और दूसरी तरफ कांग्रेस को इसका नुकसान देखा भी जाएगा अगर वो लड़ते हैं, क्योंकि अभय चौटाला जी कहते हैं अगर वो लड़ते हैं तो हम नहीं लड़ेंगे, हमारा समर्थन उनको होगा। तो ये कहां पेस्ट फंस रहा है, कहां बातें अटक रही हैं? देखिए ज्योति जी, इंडिया गठबंधन की नींव चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जींद रैली में रखी थी ताऊ देवीलाल जी के सम्मान दिवस के अवसर पर, लेकिन हरियाणा में कुछ कांग्रेस के घमंडी नेताओं की वजह से विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया, जिसका फायदा बीजेपी को जाता है। लेकिन आज इंडियन नेशनल लोकदल इतनी मजबूत है कि अपने बलबूते पर 10 की 10 सीटें लड़ने को तैयार है और लड़ेंगे भी और अच्छी उपस्थिति भी दर्ज कराएंगे, जीतेंगे भी। लेकिन जैसा आज माहौल बना हुआ है, ये कहते हैं बीजेपी वाले 400 पार, नारा 400 पार का 10 में से 6 कैंडिडेट उधार का, कहा कि ये कहते हमारे पन्ना प्रमुख भी बन गए, अर्ध पन्ना प्रमुख भी बन गए। आपके पास करोड़ों वोटर हैं, आपके पास 10 कैंडिडेट नहीं है, 10 में 6 कैंडिडेट कांग्रेस की विचारधारा के ले रहे हो। और ज्योति जी मैं कहना चाहता हूँ, आपकी विचारधारा है, मेरी विचारधारा है, विचारधारा कभी परिवर्तन नहीं होती थी। ऐसा क्या हो गया, नवीन जिंदल 35 मिनट पहले कांग्रेस की विचारधारा का था, 35 मिनट बाद बीजेपी में आया और उसको टिकट दे दी गई। क्या विचारधारा परिवर्तन होगी? विचारधारा व्यक्ति की कभी परिवर्तित नहीं होती, विचारधारा हमेशा कायम रहती है। लेकिन बीजेपी जब से सत्ता में आई है, इन्होंने प्रदेश और देश की राजनीति में नैतिकता का पतन कर दिया। आज जिस तरह से एमएलए एमपी खरीद फरोख्त करते हैं, क्या फैक्टर हो सकता है? क्या फैक्टर हो सकता है? विचारधारा अगर नहीं है तो बीजेपी में जो लोग जा रहे हैं छोड़ के अन्य पार्टियां, तो उनका रीजन क्या हो सकता है? जो बीजेपी कहती है कांग्रेस खत्म कर देंगे, उस बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। अब बीजेपी का नाम बदलकर न्यू कांग्रेस रख देना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे के सारे तो कांग्रेस के बंदे घुस रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी है वो बीजेपी में जाता है और वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। कल मैं फाइनेंस मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बयान सुन रहा था। कैंकर ने उनसे पूछा कि आप अपराधी और भ्रष्टाचारियों को भी पार्टी में ले लोगे? उन्होंने स्पष्ट बोला, हमारी पार्टी में कोई भी आ सकता है। इसका मतलब अपराध करो, भ्रष्टाचार करो, जब तुम्हारे को पुलिस, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तंग करे तो। ठीक है, ओंकार सिंह जी हमारे साथ भूपेंद्र गहलावत बने हुए हैं, आपके सवालों का जवाब उन्हीं से ले लेते हैं। गहलावत साहब आप मुझे सुन रहे हैं? गहलावत साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ओंकार सिंह जी आप ही पे वापस लौटते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक में, ऐसे में आपने कहा कि इनेलो तो मजबूत है, लेकिन जिस तरीके से हम कांग्रेस की बयानबाजी सुनते आते हैं या फिर बीजेपी तो कहती है कि गिनती में नहीं है, हम इनेलो को गिनना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो उनका कहना है कि इनका मुकाबला हमसे है ही नहीं, हम जेजेपी इनेलो को पूछते ही नहीं, हमारा सीधा मुकाबला बीजेपी से है। और एक चीज आपने जो कही
ईडी सीबीआई का डर जो दिखाया जाता है। ओंकार सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है ओंकार सिंह जी? हम इनेलो को गिनते नहीं। जरा 2009 की परिस्थितियां बताना, बीजेपी कहाँ थी? मात्र 2 सीट थी इनकी विधानसभा में। ये लोकतंत्र है, राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, राजा जनता पैदा करती है। वोट की ताकत से राजा पैदा होता है। आज कौन राजा है, कल कौन बनेगा, ये जनता तय करेगी। ये हमें माने या ना माने, इनके मानने ना मानने से हमारा वजूद खत्म नहीं होता। ऐसे तो हम कहते हैं बीजेपी कहीं नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकतंत्र में जनता तय करती है अगला चुनाव कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा। इनके कहने में कोई दम नहीं है। 2009 में इनकी मात्र 2 सीट थी, 2 से 2014 में 47 होगी, 2019 में 47 से 40 रहेगी। जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। ये तो कुछ स्वार्थी किस्म के लोग जिन्होंने अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी पार्टी से धोखा किया, उन्होंने इनका साथ दे दिया तो इनकी सरकार बन गई। नहीं, 2019 में बीजेपी हरियाणा में साफ हो गई थी, पोर्टल पर बिठा दिया था जनता ने इनको। आज अगर ये बात करते हैं, आज देख लेना लोकसभा चुनाव के साथ बाद विधानसभा चुनाव आने हैं, बीजेपी मात्र 2 सीट पे चिमटेगी, 2009 में थी, और इनेलो अपने दम पर सरकार बनाएगी। लेकिन एक और सवाल मेरा महत्वपूर्ण यहाँ पर है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगाते हैं कि भाई ईडी सीबीआई का डर है, मोदी की वॉशिंग मशीन है, लेकिन इस बीच बीते दिन विजेंद्र सिंह शामिल होते हैं। विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर हैं वो शामिल होते हैं। उनको तो ना ईडी का डर है ना सीबीआई का डर है, तो उनके शामिल होने का क्या कारण है? क्योंकि कांग्रेस तो उनको टिकट भी दे चुकी थी मथुरा से। देखिए ज्योति जी, ये तो आप और हम बात कर रहे हैं ना, ये तो जो व्यक्ति शामिल हो रहा है उसको बिठा के उसका इंटरव्यू लियो, उनसे पता लगेगा ईडी सीबीआई का डर है या नहीं। ईडी सीबीआई का डर दिखा के इन्होंने बहुत से लोगों को अपनी पार्टी में जबरदस्ती शामिल किया है, और इसका खमियाजा आने वाले टाइम में आपको स्पष्ट नजर आएगा। अब नजर आ जाए या 5 साल बाद नजर आ जाए, बीजेपी बिल्कुल धरातल में चली जाएगी। चलिए ठीक है, तो इस बीच एक छोटा सवाल और, मुद्दे बता दीजिए इस बार इनेलो क्या क्या, कितनी तैयारी में है, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ वादे आप इस बार जनता से करने वाले हैं? ज्योति जी, पहली बात तो मैं मुद्दों की करूंगा, तो मुद्दों से तो देश और प्रदेश की जनता इतनी भरी पड़ी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, नशा, पेपर लीक मामले, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, पेंशन काट दिया जाना, पीले कार्ड काट दिया जाना, पोर्टल, किसानों की समस्या, किसान सड़कों पर है, महिला सुरक्षित नहीं है। गरीब को 5 किलो अनाज का वायदा दिया, मोदी जी ने गारंटी दी 5 किलो अनाज, वो भी 5 किलो अनाज 3-3 घंटे लाइन में खड़े होकर मिलता है। ये सारे मुद्दे ही तो हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार, ईडी सीबीआई, इसके साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड। आपने देखा ये बीजेपी जो देश धर्म की बात करते हैं, इन्होंने उस पार्टी से भी चंदा ले लिया जो गाय का मांस बेचती है। इन्होंने उस पार्टी से भी चंदा ले लिया जो पाकिस्तान बेस्ड पार्टी है। और ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनसे इन्होंने चंदा लिया। चंदा लेने के 1 हफ्ता पहले उन पर ईडी की रेड पड़ी थी। ये सब सवाल इस जनता के ज्ञान में है और इनको जवाब देना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं कि हम क्या बोलने के लिए जा रहे हैं। हम जनता के सामने कुछ घोषणाएं करके जा रहे हैं। हम जो परिवार पेंशन है हरियाणा में, उसको 7500 रुपये प्रति माह करेंगे। दूसरे नंबर पर हर घर रोजगार देंगे। ये तो हर घर मोदी कहते हैं ना, हम कहते हैं हर घर रोजगार। अगर रोजगार नहीं दिया जाएगा तो शिक्षित बेरोजगार को 21,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही हम हर व्यक्ति को बिजली के मीटर की 300 यूनिट बिजली देंगे, सोलर पावर स्टेशन लगाएंगे। इसके साथ ही जितनी भी घोषणाएं हैं, एक गैस सिलेंडर हर माह फ्री और 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा प्रत्येक परिवार को, ताकि महंगाई से खर्चे से पार पाया जा सके। हमारा मुख्य मुद्दा रोजगार रहेगा, रोजगार देंगे जनता को। ठीक है ओंकार सिंह जी, आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा जनता क्या डिसाइड करती है, जनता किसको अपना भरोसा सौंपती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओंकार सिंह जी। रमेश जी, आपने सुना, देख रहे हैं आप किस तरीके से बयानबाजियां हो रही है, किस तरीके से वादे हो रहे हैं, घोषणाएं हो रही है, तो इन सब के बीच आपको क्या लगता है, क्या आने वाले चुनाव में किसको कितनी मजबूती मिलने वाली है, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से जो है इनेलो से जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये जो बातें रखी है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो अभय सिंह चौटाला जो है इनेलो पार्टी से अभी 2 दिन पहले फतेहाबाद के अंदर उनका एक सम्मेलन था। उन्होंने जो है अपने वर्करों से मीटिंग की थी। उसी दौरान प्रेस वार्ता के अंदर भी उन्होंने एक बात रखी थी कि जैसे
जो है बीजेपी के अंदर जो तुरंत जो है पलटी मार के ये जो है कोई पीछे कांग्रेस में था, कोई आम आदमी पार्टी में था, तुरंत जो आ रहे हैं जैसे शामिल होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका पब्लिक के अंदर कुछ नहीं बचने वाला, ऐसा उन्होंने एक निशाना भी साधा। और उन्होंने कहा था कि जो 400 पार का जो एक नारा कहीं ना कहीं बीजेपी ने 200 पार भी नहीं कर पाएगी। और उन्होंने एक फतेहाबाद की, अगर मैं परिवर्तन यात्रा की बात करूंगा तो पीछे जो है अभय सिंह चौटाला जो परिवर्तन यात्रा के अंदर फतेहाबाद पहुंचे थे, तो एक किसी व्यक्ति ने एक अपना जो है समस्या उनके सामने रखी थी कि मेरे से रिश्वत 50,000 रुपए ले ली गई। तो तुरंत कभी कहीं ना कहीं अपने आप में दम तो रखते हैं अभय सिंह चौटाला। विधानसभा की बात करूंगा तो वहां पर जो है अपनी दबंगता से बात वो रखते हैं। और किसानों के अगर मैं बात करूं तो किसानों के समय में पीछे जो है किसान आंदोलन की बात करूं, सबसे पहले ये अभय सिंह चौटाला थे जिन्होंने अपना इस्तीफा पद से दे के और किसानों को समर्थन दिया था। और अभी जो फतेहाबाद की वो बीच में रह गई बात, परिवर्तन यात्रा के दौरान इन्होंने जो है तुरंत प्रभाव से उस पीड़ित की समस्या सुनते हुए उस अधिकारी तक चेतावनी पहुंचा दी थी कि तुरंत इसके जो रिश्वत के जो 50,000 रुपए लिए है वो तुरंत वापस ही दी जाए, जिसका रिजल्ट जो है देखने को मिला था कि अभय सिंह चौटाला फतेहाबाद से पार नहीं हुए थे। तुरंत प्रभाव से जो है उस कर्मचारी ने माफी मांगकर उसकी 50,000 रिश्वत जो दी हुई वापसी लौटाई। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, लेकिन अब जो है ये पलटा सलटी जो चल रही है तमाम तरीके से जो है कहीं ना कहीं अब ताजा तुरंत हालात जो बिगड़े थे, पीछे किसान जो है रोडों पर बैठे, कीले रोडों पर प्रशासन के बैरिकेड लगाए गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो खास खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।